वेलकम टू माय शो शोकेस। और आज शोकेस में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, बस एक चीज़ नहीं कर पाया, वो है अपने माँ बाप को छोड़ना। जब उसकी पत्नी ने ये शर्त रख दी कि जब तक वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ देता तब तक वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएगा, तो ज़िंदगी जीने से अच्छा उसे मर जाना ज़्यादा आसान लगा। तो सुनते हैं आज हम रजत की कहानी, रजत की ज़बानी। अक्टूबर 2017। मेरी पत्नी मेरे लाख बुलाने पर भी वापस नहीं आ रही थी। कहती थी, जब तक तुम पापा मम्मी को नहीं छोड़ोगे तब तक घर वापस नहीं आऊंगी और तुम्हें कृषिव की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। मैं फैसला कर चुका था कि जिन माँ बाप ने मुझे बचपन से लेकर अब तक पाला है, मैं उन्हें तो नहीं छोड़ सकता। और सितंबर 2017 में हम दोनों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और वो मेरे 5 महीने के बेटे को लेकर चली गई। मैं उसे मिन्नतें करता रहा, मैसेजेस किए, फ़ोन किए, बहुत बुलाया, मगर वहाँ से अटपटे जवाब से आने लगे। आखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। शाम के 7 बजे थे। पापा सुनो, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और रात को वहीं रुकूंगा, सुबह तक लौट आऊँगा। पापा ने हैरानी से पूछा, अचानक से तेरा ये प्रोग्राम कैसे बन गया? बस यूं ही, थोड़ा मन नहीं लग रहा, इसी वजह से वहीं रुकूंगा आज। पापा जानते थे अंदर से मैं टूट चुका था, शायद इसीलिए कोई सवाल जवाब नहीं किए। मैंने लैपटॉप का बैग उठाया, बैग में एक टी शर्ट पैंट रखी और निकल गया। जानबूझकर मैं अपना फ़ोन कमरे में चार्जिंग पर छोड़ गया था, क्योंकि मैं जानता था फ़ोन से उनकी उम्मीद बढ़ जाती कि कभी ना कभी तो मैं कॉल करूँगा। मेरे जर्रे जर्रे में मेरे बेटे की किलकारियां गूंज रही थी। समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं। घर के सामने के बस स्टॉप से आईएसबीटी की एक बस में चढ़ गया। 1 घंटे बाद आईएसबीटी पहुंचकर जब बस खाली हुई तो एहसास हुआ कि अब मुझे भी उतरना पड़ेगा। 8:30 से 12 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। जब आधी रात को एक बस वाला चंडीगढ़ के लिए आवाज़ लगाने लगा तो जैसे मैं अपनी खुली आंख की बेहोशी से निकला और उस बस में जाकर बैठ गया। आज़ादपुर पहुंचकर आंख बंद करी और पापा मम्मी को याद किया तो आंसू रोक ना पाया, ये सोच के कि कल जब मैं नहीं लौटूंगा तो उनके लिए सोना दुश्वार हो जाएगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट की कड़कती खिड़कियों से ज़्यादा ठंड ने मुझे जगाए रखा। उस रात ठंड का असली मतलब समझ आया जब बिना गर्म कपड़ों के हड्डियां जमने लगी थी। ठंडी हवा के थपेड़ों ने मुझे सोने नहीं दिया और टकटकी लगाए बाहर देखता रहा। ऐसे करते करते सुबह के 5 बजे चंडीगढ़ पहुंचकर बस फिर खाली हो गई। कहने को सुबह थी लेकिन अंधेरा नहीं छटा था। आधे घंटे इंतजार के बाद हिमाचल की एक बस रवाना होने लगी। मेरे लिए इससे अच्छा मौका ना था। वो किसी अजीब सी जगह का नाम ले रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बिना कोई देर किए मैं उस बस में चढ़ गया। सारी रात की थकान के बाद मेरी आंख लगने में ज़रा देर न लगी और इस बार जब मैं उठा तो हवा की नमी और सूरज की किरणें वजह थी। 2 मिनट के लिए सब भूल गया था नज़ारा देखते हुए। बिलासपुर में बस रुकी थी और फिर वही उथल पुथल ने मेरे दिमाग पे कब्जा कर लिया। न भूख लगी न प्यास, बस एक लड़ाई चल रही थी अपने आप से अंदर ही अंदर, जिसके कोई सर पैर नहीं थे। तभी पीछे से एक आवाज़ ने मुझे झकझोर के रख दिया, भैया आप दिल्ली से वो चंडीगढ़ वाली बस में भी थे ना? भरी सर्दी में पसीने ने मुझे जैसे भिगो के रख दिया था। तभी सहमी आवाज़ में मैंने कहा, हाँ उसी से आया हूँ। अरे हम उसमें आपके पीछे वाली सीट पर ही बैठे थे। पहचाने जाने के डर की वजह से मैंने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा और वो फिर शांत हो गए। डर ने मुझे हिलने नहीं दिया। 1 घंटे बाद जब कंडक्टर बोला, कसौल वाले आगे आ जाओ, तो फौरन मैंने अपना बैग उठाया और बस से उतर के उल्टी तरफ भागा। कुछ दूर भागने के बाद थोड़ी सांस ली। मेरे पास लगभग 6,000 रुपये थे, जिसका कोई मोल नहीं बचा था। मरने के बाद पैसे कौन अपने साथ ले जाता है। दोपहर के 3-4 बजे थे। थोड़ा ढूंढने के बाद एक 300 रुपये का कमरा मिला। जैसे ही कुछ देर के लिए लेटा तो आंख लग गई। जब उठा तो 7 बज चुके थे। बहुत भूख लग रही थी। लगभग 24 घंटे हो गए थे घर से निकले हुए। ढाबे पे गया। भैया
एक वेज थाली देना। और मेरा फ़ोन बजा। मेरे पास बिना सिम का एक फ़ोन था जिसमें कृषिव की कुछ वीडियोस थी। उस फ़ोन में पापा के ब्लड प्रेशर नापने का रिमाइंडर बजा था। मेरे 24 घंटे पूरे रिवाइंड हो गए। पापा, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ दोस्त के घर, कल सुबह तक लौट आऊँगा। और वो सुबह आज जा चुकी थी। रजनी, मैंने उसके हर दोस्त को फ़ोन करके पूछ लिया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। इतना लापरवाह हो गया है, मैंने सोचा भी नहीं था। अपना फ़ोन भी यहीं छोड़ गया है। आने दो उसको, आज घर में नहीं घुसने दूंगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। निकलते वक्त बहुत परेशान सा लग रहा था। मैंने सोचा दोस्त के साथ टाइम बिताएगा तो मन हल्का हो जाएगा उसका। जल्दबाजी में उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि किस दोस्त के घर जा रहा है। उन्हें क्या पता था कि मैं कभी गुड़गांव गया ही नहीं। वो नहीं जानते थे कि अब मैं घर नहीं लौटूंगा। उनकी घबराहट मेरी आंखों के सामने जैसे लाइव सी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मैं वहां कुर्सी पर बैठा हूं और सब देख रहा हूं। हेलो। हाँ बेटा, मैं रजत का फादर बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा। बेटा, वो आपके घर आया है क्या? नहीं अंकल, हम तो काफ़ी टाइम से नहीं मिले। क्या बात है अंकल, आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बेटा, रजत कल शाम को ये कहकर निकला था कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ दोस्त के पास और वहीं रुकूंगा। अपना फ़ोन भी घर छोड़ गया। अंकल आप परेशान मत हो, मैं एक दोस्त को जानता हूँ उसके, जो गुड़गांव में रहता है। मैं बात करके बताता हूँ आपको। भैया, आपकी वेज थाली आ गई। मैं खाने को देखता रहा और मुझे पापा, मम्मी और कृषि भी दिखते रहे। मैं थाली वहीं छोड़ के चला आया। मेरे दिमाग में फ़ोन की घंटियां गूंज रही थी। पापा परेशान नज़र आ रहे थे, मम्मी रो रही थी और कृषिव का मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। मानो जैसे मेरे अंदर वर्ल्ड वॉर 3 सा चल रहा हो। मैं अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा था, अपने बाल नोचते हुए। बस मैं अब और नहीं झेल सकता। हे भगवान, मैं क्या करूं? नजरें उठी तो शराब की दुकान दिखी। सुना है और पिक्चरों में देखा भी है कि शराब सब गम भुला देती है। साक्षी हमेशा वोडका पीती थी तो उसके साथ मैं भी वोडका ही लेता था, मगर इस बार वोडका की 2 बॉटल खरीदी। गम ज्यादा था ना। बॉटल लेके मैं दुकान से निकला ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, पकड़ लिया। डर के मारे मेरे हाथ से दोनों बॉटल छूट गईं और जमीन पे गिर के टूट गईं। आखिर कौन था वो जिसने रजत को पीछे से पकड़ लिया? क्या रजत पकड़ा गया था? क्या रजत का कोई दोस्त, जानकार या रिश्तेदार वहां पे मिल गया था? आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सेकंड एपिसोड में बताऊंगा। इंतजार करिएगा।